तो जैसा कि मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि मैं पिछले कुछ महीनों में मूव किया हूँ यूरोप में और साथ ही मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते होंगे क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूरोप में या फिर किसी और कंट्री में इमिग्रेट करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई ये काम कैसे करें, इमिग्रेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मैं उनमें से चूज़ करता हूँ कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड में हों और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हों और जिनके बारे में मैं कुछ आपको बता सकूँ। ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसके बारे में काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई हम यूरोप जाना चाहते हैं या फिर हम किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे हो चाहे वो वर्क वीज़ा पे हो। लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है इमिग्रेशन के टाइम पे। इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट को लीगलाइज कराना, या फिर इसको आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि अपोस्टिल करा के लाओ। काफ़ी बार आपको इमिग्रेशन एजेंसी बोलेगी आपके वीज़ा अप्लाई करते हुए कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स अपोस्टिल होने चाहिए, लीगलाइज होने चाहिए। तो उस अपोस्टिल कराने का प्रोसेस क्या होता है, इसको हम कहाँ से करा सकते हैं और क्या कुछ चीज़ों की हमारे को ज़रूरत पड़ेगी अपोस्टिल कराने के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। सो हेलो, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये अपोस्टिल होता क्या है। तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें सबमिट कराने होते हैं इमिग्रेशन एजेंसी में या फिर वीज़ा ऑफिस में। इनमें से हो सकते हैं जैसे कई बार आपको देना पड़ता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कई बार आपको देना पड़ता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, काफ़ी बार आपको ज़रूरत पड़ती है शो करने की आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जैसे कि मुझे ज़रूरत पड़ी थी अब जो मेरी पोर्टुगल में मेरी इमिग्रेशन थी उसको अप्लाई करने के लिए। और साथ ही आपको दिखाने पड़ते हैं काफ़ी बार आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी डिग्री सर्टिफिकेट या फिर और कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट्स आप एज इट इज़ ले जाके आप दूसरी कंट्री में किसी एजेंसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं कर सकते ऐसे इजीली कि भाई ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। तो उस केस में आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने पड़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम MEA बोलते हैं, जो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। वहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अटेस्टेड होने चाहिए और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं लीगलाइजेशन या फिर अपोस्टिल कराना। अब बात करते हैं कि आखिर ये अपोस्टिल क्यों कराना पड़ता है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस और इससे हमारे को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। इसकी ज़रूरत हमारे को इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे को चाहिए वीज़ा। किसी भी कंट्री में एंटर करने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। फिर वीज़ा के टाइप अलग अलग हो सकते हैं कि अगर आप किसी कंट्री में जॉब के लिए जा रहे हो तो आप वर्क वीज़ा पे जाते हो, किसी कंट्री में आप सीधा रेजिडेंसी के लिए जा रहे हो तो आप रेजिडेंसी वीज़ा लगाते हो, और अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो आप स्टडी वीज़ा लगाते हो। लेकिन इन सभी डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने के लिए अगेन आपसे जो एम्बेसी है, जो उस कंट्री का इमिग्रेशन ऑफिस है, वो आपसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स डिमांड करता है। और उन सब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन को चेक करने के लिए कि वो डॉक्यूमेंट्स कितने जेन्युइन हैं, वो चाहते हैं कि आप ये सब डॉक्यूमेंट, जो सरकारी एजेंसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो कि इंडिया के सभी रिलेशंस देखती है बाहर के अलग कंट्रीज़ के साथ, वो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर दे, वो वेरीफाई कर दे, बस चेक कर दे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। तो बस इतनी सी बात है। इसकी वजह से हमारे को ये डॉक्यूमेंट्स को हमारे को वेरीफाई कराना पड़ता है, हमारे को इसको अपोस्टिल की स्टैंप करवानी पड़ती है। लेकिन इसका प्रोसेस कैसे कैसे होता है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना भी ज़रूरी है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस टाइम पे अपोस्टिल कराना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे को अपोस्टिल कराने चाहिए, क्योंकि हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। फिर चाहे वो फ्रांस हो, नीदरलैंड्स हो या किसी भी कंट्री में आप मूव कर रहे हो तो उनकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी पॉलिसी के हिसाब से, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं वो अपोस्टिल कराने होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट आपको किस टाइम पे सबमिट कराने पड़ते हैं ये भी वेरी करता है। तो यूजुअली हमारे को ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं वीज़ा के टाइम पे, फिर चाहे वो किसी भी टाइप का वीज़ा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रांस वीज़ा की, तो फ्रांस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टिल होना ज़रूरी होता है। और स्पेन के स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपकी सभी डिग्रीज, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और साथ ही में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट अपोस्टिल होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही में और कंट्रीज़ जैसे कि नीदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, हंगरी, ग्रीस, पोर्टुगल जैसी यूरोपियन कंट्रीज़, इन कंट्री में जब अगर आप फैमिली डिपेंडेंट वीज़ा या फिर अपनी आप फैमिली को बुलाना चाहते हो और उस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको उस टाइम पे आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टिल कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप किसी कंट्री में मूव कर रहे हो काम के सिलसिले में, या फिर अगर आप वहाँ पर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो उस केस में आपके जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आपको अपोस्टिल कराना पड़ता है। कई बार अगर आप किसी और कंट्री में काम करते हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पे आप कुछ इंपोर्ट कर पाओ या फिर कुछ एक्सपोर्ट कर पाओ इंडिया में, तो उन केस में भी अगर आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस है या फिर कोई भी आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट है, तो उनको अगर आपको प्रूव करना है किसी सेकंड कंट्री में, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी अपोस्टिल कराने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं।
अगर बात करें स्टूडेंट वीज़ा की, तो काफ़ी कंट्रीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कई कंट्रीज़ सिर्फ आपकी जो मेन डिग्री है उसी को अपोस्टल करने को मांगेगी, लेकिन कई कंट्री ऐसी हैं जो कि कहेगी कि सारी आपकी मार्कशीट, जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको आप अपोस्टल करा के लाओ। तो ये सब काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकता है आप सब के लिए। तो इस चीज़ को हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं अब हर एक कंट्री की लिस्ट तो यहाँ पे आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि कौन सी कंट्री के लिए किस चीज़ को चाहिए हो, लेकिन मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगा, एक ईमेल भी दूंगा जो कि एक मेरी काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन के हैं, और उनसे अगर आप पूछना चाहो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपोस्टल कराने चाहिए और किस टाइम पे कराना चाहिए, तो आप उस ईमेल का यूज़ कर सकते हो। उनको जैसे अपनी क्वेरी लिख सकते हो कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट्स कराने हैं, तो मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आपको श्योरली बहुत जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देंगे। अब बात ये आती है कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल कर सकते हैं। देखो, अब ये डॉक्यूमेंट अपोस्टल कराने का प्रोसेस करने को आप खुद से भी कर सकते हो, या फिर आप किसी एजेंसी की हेल्प ले सकते हो। लेकिन अब एजेंसी की बात करें तो इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उनकी प्रोफाइल चेक करें, हर कंपनी की प्रोफाइल चेक करें, और उसके बाद उनके रिव्यूज़ चेक करें। आप गूगल रिव्यूज़ देख सकते हैं, और फिर ही जाके आप किसी एजेंसी पे ट्रस्ट करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कराने को तो ये काम आप खुद से भी करवा सकते हो, लेकिन खुद से अगर हम ये पूरा अपोस्टल का प्रोसेस कराते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टायरिंग भी हो जाता है। कई बार आपको पता नहीं होता है कि आपको किस ऑफिस में जाना है, कभी ऑफिस की छुट्टी होती है, कभी कुछ होता है, तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और साथ ही में अगर हम बात करें कि पैसा कितना लगता है दोनों उसमें, तो मेरे जितना मैंने चीज़ों को नोटिस किया है, अपनी नॉलेज से मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा इन दोनों में बराबर लगता है। लेकिन जब अगर हम एजेंसी को यूज़ करते हैं तो उससे हमारे बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, और आप जानते ही हैं टाइम इज़ मनी। जब भी हम किसी वीज़ा को अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारा एक एक दिन बहुत कीमती होता है। तो डेफिनेटली मैं प्रेफर करूँगा कि किसी एजेंसी को यूज़ किया जाए, क्योंकि पैसा तो बराबर ही लग रहा है लेकिन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बच जाता है। बात करें प्रोसेसिंग टाइम की, तो देखो प्रोसेसिंग टाइम इसमें वेरी करता है। यूजुअली इसको जो टाइम लगता है वो 15 दिन का लगता है। अगर आप ये सारा काम खुद से कराना चाहोगे आपको काफ़ी बार ऑफिस के धक्के खाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप किसी एजेंसी को यूज़ करते हो तो आपका ये सभी काम विद इन अ वीक हो जाता है। लगभग 7 दिनों में आपका ये पूरा काम होके आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसे भी देखा है जिन्होंने पूरा प्रोसेस खुद से करने की कोशिश की, और लेकिन उनको 2-2 3-3 महीने लग गए, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स मतलब सरकारी ऑफिस में किस टाइप से काम होता है, और किस आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, किस दिन को आपको जाना पड़ेगा, और तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी एजेंसी को ही यूज़ करो, तो आप अपना टाइम भी बचा सकोगे। तो गाइस, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा एक पोस्टल स्टैंप होता है, एक डॉक्यूमेंट कैसा है पोस्टल होता है, उस पर हमारी कैसी हमारे को स्टैंप की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा एक ऐसी एजेंसी जिनके साथ मैंने पिछले काफ़ी टाइम से काम किया है, जिनकी सर्विसेज को मैंने यूज़ किया और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ। तो गाइस, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है नोटरी स्टैंप, यहाँ पे एसडीएम स्टैंप भी है, और जिसको हम कहते हैं होम डिपार्टमेंट की स्टैंप, और साथ ही में आप देख सकते हैं ये है पोस्टल स्टैंप फ्रॉम MEA। तो गाइज, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये एजेंसी जिसका नाम है EAS। काफ़ी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं इनकी। मेरे को भी मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, और उसके बाद मैंने इनकी सर्विसेज को यूज़ किया काफ़ी बार, और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ हमेशा बहुत ही अच्छा रहा है। ये एजेंसी जिसका नाम है एक्सीलेंट अपोस्टल सर्विसेज, इनके साथ मैंने अपना काफ़ी बार इनको मैंने अपने काम के लिए ऑर्डर दिया, और इन्होंने पूरी प्रोफेशनली बिल्कुल टाइम टू टाइम मेरा काम इनको को पूरा करके दिया। और साथ ही में इनका बेस्ट पार्ट ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके घर से पिकअप करते हैं, और उसके बाद काम करा के वापस आपके डॉक्यूमेंट्स आपके घर पे डिलीवर करते हैं। फिर चाहे आप इंडिया की किसी भी टाउन में हो, किसी भी सिटी में हो, तो इनकी सर्विसेज हर जगह हैं। और अगर आप किसी गांव में रहते हैं तब गांव में ये अपनी सर्विसेज पिकअप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया के गांव काफ़ी ज़्यादा रिमोट होते हैं। तो उस केस में नियर बाय सिटीज़ हैं जहाँ पे इन्होंने अपने कलेक्शन सेंटर बनाए हुए हैं। आप ये डॉक्यूमेंट वहाँ जाके ड्रॉप कर सकते हो, और वहीं से ही आप इनको कलेक्ट कर सकते हो। बाकी इनके टाइमिंग फ्रेम भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मैंने इनको जहाँ तक मुझे याद है, मैंने लास्ट टाइम अपनी जो पोस्टल करवाए थे डॉक्यूमेंट्स, तो इन्होंने सिर्फ 5 दिन के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट पिकअप, उसके बाद उसे पोस्टल करा के वापस मेरे घर पे डिलीवर भी कर दिए थे। तो देखो कितनी क्विक सर्विसेज हैं, और इनका जो पैसा जो चार्ज करते हैं वो भी बिल्कुल मतलब बराबर ही है, कि अगर हम खुद से भी कराना चाहें तो वो भी पैसा हमारा बराबर ही लगता है। तो क्यों ना हम इस एजेंसी को यूज़ करें और अपना टाइम और पैसा दोनों बचाएं। ज़रा मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ, जिससे आप और डिटेल में समझ पाओगे कि कैसा ये पोस्टल प्रोसेस होता है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जिसका नाम है mea-india.in। ये एक्सीलेंट अपोस्टल सर्विसेज इस कंपनी का नाम है। ये एक प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है, ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है।
यहाँ आप इनके होम पेज पे देख ही सकते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज जैसे कि अपोस्टल सर्विस, सर्टिफिकेट अटेस्टेशन, एम्बेसी अटेस्टेशन एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। अगर हम बात करें अपोस्टल सर्विसेज की, तो जब हम अपोस्टल सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अपोस्टल इन इंडिया। यहाँ आप ये भी देख सकते हो कि अपोस्टल के स्टैम्प्स कैसे दिखते हैं। ये स्टैम्प जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये 2020 का स्टैम्प है, लेकिन अब थोड़ा डिज़ाइन और कलर में चेंज आया है गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही यहाँ 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि पर्सनल डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि किस किस रूट से डॉक्यूमेंट प्रोसेस किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन सब कंट्रीज़ के लिए अपोस्टल वैलिड होता है। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, करने को आप ये सब काम खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा। और अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई अपोस्टल के बारे में, कैसे ये होता है और कहाँ कहाँ से आपको ये कराना पड़ता है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अगर खुद से करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहें तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा EAS, या फिर जिसको हम बोलते हैं एक्सीलेंट अपोस्टल सर्विसेज। बाकी इस एजेंसी की डिटेल्स मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप इनको ईमेल ड्रॉप कर सकते हो और आगे की कार्रवाई पूरी कर सकते हो। आई होप आज की ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वापस आऊँगा मैं फिर से कुछ नई इमिग्रेशन वीडियोस लेके आपके पास। और बाकी मैं रेगुलर इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और मेरे ट्रैवल के, मेरे लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस के वीडियोस पोस्ट करता ही रहता हूँ, तो आई होप आपको वो वीडियोस भी अच्छे लगते होंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि काफ़ी लोगों को जो सिर्फ सुनते हैं कि अपोस्टल लेकिन उनको पता नहीं होता कैसे कराना है, तो वो लोग भी समझ पाएँ कि अपोस्टल प्रोसेस कैसे होता है। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।